जो इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि जहां पर आप लोगों की ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, वो यूटेराइन कैविटी में होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन। अगर यूटेराइन कैविटी के अलावा किसी और जगह पे ये इम्प्लांटेशन हो जाए और प्रेगनेंसी बनना शुरू हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। यानी कि अदर देन द नॉर्मल प्लेस ऑफ प्रेगनेंसी, जहां पर नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है, उसके अलावा अगर किसी जगह पर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। और नॉर्मली जो आपके पास प्रेगनेंसी होती है वो यूटेराइन कैविटी में होती है, लेकिन यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर किसी जगह पे हो जाए, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाए, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाए, और वो कहता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन अकरेंस जो है वो फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब इज एक्चुअली अ पाथवे जिससे आपका एग ओवरी से जब निकलता है और उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर, पहले फिम्ब्रिया से फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूटेराइन कैविटी में पहुंचता है। तो इसको अगर तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी कि अगर ये हो जाए फेलोपियन ट्यूब में तो इसको हम कहते हैं जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की साइट्स क्या क्या हो सकती हैं, देखें। नॉर्मल तो जो इम्प्लांटेशन होनी थी वो होनी थी यूटेराइन कैविटी में, ठीक है। लेकिन अगर यूटेराइन कैविटी में नहीं हो रही तो कहां पर हो सकती है? एब्डोमेन में भी हो सकती है, सर्विकल रीजन में भी हो सकती है, फिलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है। इवन के फिलोपियन ट्यूब के आप सबको पता है कि डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, एस्थमस है, एम्प्यूला है, इनफंडिबुलम है, फिम्ब्रियाज है। किसी जगह पर भी हो सकती है, इनफंडिबुलम में हो सकती है, एम्प्यूला में हो सकती है, इंटरस्टिशियल में हो सकती है, एस्थमस में हो सकती है, पेरिटोनियल कैविटी में हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है, किसी जगह पर भी हो। इस जगह पर किसी भी जगह के ऊपर अगर किसी भी जगह के ऊपर अगर किसी भी जगह पे अगर प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती है, इंप्लांटेशन होती है, तो फिर हम इसको कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है, सवाल पैदा होता है यहां पर कि क्यों होती है। सबसे पहली जो कॉमन रीजन है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी चलती आ रही है तो पेशेंट को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फेस करनी पड़ती है। दूसरा, कोई ऑपरेट हुआ है आपका, कोई ऑपरेट हुआ है जिसकी कोई ऐसा ऑपरेट जिसने आपकी एब्डोमिनल वैल्व्स को वीक कर दिया हो, ठीक है। कोई भी जो है ना वो सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसने पैल्विक और एब्डोमिनल रीजन को इन्वॉल्व किया है, जिससे आपकी एब्डोमिनल वॉल्स और लेयर्स वीक हुई हैं, उसमें भी आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तीसरी मेन वजह है कि अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज किए हैं, या आपने कोई ऐसी मेडिकेशन यूज की है जिससे जो आपकी जो नॉर्मल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हुई है। नॉर्मल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखें, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है ना, इस पे होते हैं छोटे 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 माइक्रोविलाई, जो कि हेल्प करते हैं एग को यूटेराइन कैविटी तक पहुंचने में। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, जो जो अब जाहिर सी बात है फीमेल्स भी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हैं। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पर स्मोकिंग, अब तो पाकिस्तान में भी मैंने बड़ी फीमेल्स को स्मोकिंग करते देखा है, हॉस्टल्स के अंदर भी मैंने देखा है, और बड़ा, मेरा तो 9 साल से स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ रहा है और मैंने तो शीशा और स्मोकिंग फीमेल्स को करते बड़ा आम देखा है। तो ये जो शीशा है, ये जो स्मोकिंग है, ये जो अल्कोहल है, जो फिल्म खास तौर पे ये जो सेलिब्रिटीज हैं और जितने भी ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये बहुत ज्यादा ये चीजें करते हैं। तो ये स्मोकिंग से, अल्कोहल से, ये चीजें, इससे क्या होता है कि आपके जो फिम्ब्रिया में, आपके एम्प्यूला में, एस्थमस में जो माइक्रोविलाई होते हैं, जिसकी वजह से एग की नॉर्मल मूवमेंट होनी होती है, वो डैमेज हो जाते हैं। और ना आपके जो स्पर्म आता है वो मूव कर पाता है, ना आपकी जो एग्स होते हैं वो प्रॉपरली मूव कर पाते हैं, और यूटेराइन कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसका कंटेंट भी कम होना शुरू हो जाता है इन तमाम चीजों से। तो देयर आर डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स
जो कि आप सबको, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, जिसमें अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है, कोई ट्यूबुलर डैमेज हुआ है, जैसे इन्फेक्शन कौन कौन से, ये आपका एमसीक्यूज आता है कि कौन से मेन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, दैट इज योर क्लेमेडिया या गोनेरिया इन्फेक्शन, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर डैमेज हो गई है, इन्फेक्शन हुआ है, स्मोकिंग हुई है कोई, ये तमाम के तमाम इसके रिस्क फैक्टर्स हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको क्या पता कैसे चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में विजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप नहीं करती, विजाइना से ब्लीडिंग होती रहती है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है। आपकी एब्डोमिनल पेन, खासतौर पे लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन, कॉलिक पेन होती है आपको बड़ी शदीद किस्म की। सर्वेक्स आपकी टेंडर रहती है, फीमेल्स की, जो पेशेंट है आपके पास जो आएगा उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होगी, एब्डोमिनल पेन, और कोई मैस फील होगा, कैसे किसी पेल्विक रीजन में, अगर फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल कैविटी में, तो पेरिटोनियल किसी ना किसी जगह पे आपको टेंडर, वो जगह टेंडर फील होगी, मैस फील होगा आपको, साथ में विजाइनल ब्लीडिंग जो है ना वो नहीं रुक रही होगी, सडन ऑनसेट पेन्स हो रही होंगी, एब्डोमिनल या लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन, और सर्विकल जो आपको टेंडर देखने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ी जो लैब है जिससे हम बड़ा तो जो है ना वो नॉर्मली इसको बड़ा अच्छे से कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इसको डायग्नोज कर लेते हैं, वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, डॉक्टर साहबान, मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये बताना बात जरूरी है कि वो हर 48 आवर्स के बाद ना डबल हो रहा होता है। जब कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी होती है, उसमें जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन होता है, एचसीजी होता है, वो हर 48 आवर्स के बाद जो है वो डबल हो रहा होता है। लेकिन लेकिन जब आपकी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें ये चेंज एबनॉर्मल होती है, ये चेंज एक पल्सटाइल मैनर में नहीं होती, ये चेंज एक पीरियोडिक मैनर में नहीं होती। आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत एबनॉर्मली अप डाउन हो रहा होता है। ठीक है, जिससे आपको बड़ी क्लियरली पता चलता है कि ये इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी नहीं है। और आपको रेफर्ड पेन्स होती हैं बहुत ज्यादा। रेफर्ड पेन का क्या मतलब? आपके शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाएगी, आपके बाजू में पेन होना शुरू हो जाएगी, लोअर बैक पे पेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये रेफर्ड पेन्स हो रही होती हैं साथ में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो ये तमाम की तमाम चीजें हैं। तो इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हिस्ट्री से हम करते हैं। आपने देखना है कि इस पेशेंट को पहले तो कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, या इसको कोई फेलोपियन ट्यूब डैमेज हुआ हो, या रिसेंटली कोई क्लेमेडिया का इन्फेक्शन हुआ हो, या ये स्मोकर है, या ये अल्कोहल लेती है, या इसने ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, सॉरी, इसने इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया है। ये तमाम की तमाम चीजें हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमने पूरी आपको उसकी ड्रग हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें हमने देखनी होती हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रेगनेंसी का कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ लेकर जा रहा है। विजाइनल ब्लीडिंग हम चेक करेंगे, पेल्विक पेन्स की हिस्ट्री हम लेंगे कि जनाब आपको पेन, ये तो नहीं कि आपको कोई मैस की हिस्ट्री है, कोई मैस आपको फील हो रहा है किसी जगह के ऊपर, इलियक फोसा में, पेरिटोनियल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। शोल्डर पेन, रेफर्ड पेन्स हम चेक करेंगे। रेफर्ड पेन शोल्डर किसकी, ज्यादातर इसकी जो रेफर्ड पेन होती है वो या तो लोअर बैक पे या शोल्डर में, ये अपने जेहन में रख लें, शोल्डर में होती है या लोअर बैक पे जो है ना, ये आपको देखने को मिलती है इसकी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। यहां तक क्लियर है? डॉक्टर साहब, पेन क्रॉनिक इसलिए इसमें होती है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक एबनॉर्मल प्लेसमेंट हो रही है, और जब एबनॉर्मल प्लेसमेंट हो रही होती है तो वहां की म्यूकोजा, वहां की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इरिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक एबनॉर्मल जगह के ऊपर एक पूरी की पूरी इंप्लांटेशन हो रही है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो रही है, और उसके बाद वो चीज आगे से आगे स्टेप वाइज बढ़ती जा रही है जो कि उसकी नॉर्मल लोकेशन नहीं है। तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वहां के नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक पेन्स होती हैं आपको। ठीक है, और ब्लीडिंग हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको हो रही है, क्योंकि इंट्रायूटेराइन कैविटी में आपको नहीं फील हो रही होती। इंट्रायूटेराइन कैविटी में जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर आपको ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, क्योंकि यूट्रस में तो हुई नहीं, अब यूट्रस बिहेव कर रही होती है
कि इंप्लांटेशन हो गई है, लेकिन इंप्लांटेशन किसी और जगह पे हुई होती है, तो यूट्रस में तो वैसे ही एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी। जब आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है कि यूट्राइन जो यूट्रस की जो एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम ग्लैंडुलर हो जाएगी, एंडोमीट्रियम में यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशंस के लिए वहां पर एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी, तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, हालांकि वहां पर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही, वो किसी और जगह पे होना शुरू हो गई है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आप सबके सामने आ रही होंगी, ठीक है। तो लैब्स में सीरम एचसीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन मैंने आपको बताया कि ये हर 48 आवर्स के बाद डबल होता है, लेकिन इसमें किसी और जो जगह पर अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिससे हमें फौरी तौर पे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, प्रेगनेंसी के साथ वो आया लेकिन उसकी यूट्रस एम्प्टी है, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। डोपलर अल्ट्रासाउंड, आजकल अल्ट्रासाउंड से ज्यादा प्रेफर करते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या है? देखें, दो तरह की ट्रीटमेंट है। या तो आप मेडिकल मैनेजमेंट करें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल तो हो नहीं सकती, तो या तो आप प्रेगनेंसी को किसी तरह नॉर्म इसको मेडिकली मैनेज करें और मेडिकली इसको खत्म करने की कोशिश करें, मेडिकली इसको ट्रीट करने की कोशिश करें। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? ये प्रॉफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किस क्राइटेरिया के ऊपर मेडिकली डील करते हैं या सर्जिकली। सर्जिकली तो जाहिर सी बात है, उसको लेप्रोटमी करके हमें रिमूव करना पड़ता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया कि अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है। अनरप्चर्ड जो उसके कोरियोनिक सैक बन रहा है वो अनरप्चर्ड है, वो रप्चर अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, और उसका डायमीटर लेस देन 3 सेंटीमीटर है। हीमोपेरिटोनियम, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेरिटोनियल कैविटी में कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, एब्सेंट है, या उसको प्रेगनेंसी अभी आपको अल्ट्रासाउंड से विजिबल नहीं हो रही, बहुत छोटी, अभी बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर है कि वो आपको विजिबल नहीं हो रही, आपको सोनोग्राफी के लिए डोपलर अल्ट्रासाउंड से या सिंपल अल्ट्रासाउंड से आपको नहीं हो रही विजिबल, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक का जो लेवल है वो 2000 से कम है। तो 4 इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया है मेडिकल मैनेजमेंट के, कि अनरप्चर्ड ट्यूबुलर प्रेगनेंसी, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई और 3 सेंटीमीटर से कम डायमीटर है, हेमोपेरिटोनियम एब्सेंट है, आपकी पेरिटोनियल कैविटी में कोई ब्लीडिंग नहीं मिली, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, और सोनोग्राफिकली अल्ट्रासाउंड करके आपने देखा तो, और प्रेगनेंसी अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, वो विजिबल नहीं है, यानी कि विजिबल नहीं, सोनोग्राफिकली आपको विजिबल नहीं है, और बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो 2000 से कम है। तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ नहीं जाते। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 मेन ड्रग्स हैं, एक है मीथोट्रिजेट। मेथोट्रिजेट क्या करती है कि ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, जो कि डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने देती, और जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ होनी होती है स्टेप वाइज प्रेगनेंसी में वो रुक जाती है, और आपका जो प्रेगनेंसी होती है वहीं पर स्टॉप हो जाती है, इंप्लांटेशन स्टॉप हो जाती है। मेथोट्रिजेट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ड्रग, अगर हमें पता चल जाता है कि जनाब इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन हम उसमें क्राइटेरिया जरूर देखते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद हम मेडिकली मैनेजमेंट करते हैं। और दूसरी जो हमारी मेन ड्रग है वो है डॉक्सेबान मीसोप्रोस्टोल। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, और ये क्या करती है, ये मायोमीट्रल कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है बहुत ज्यादा, ताकि अगर कोई एक्टोपिक टिश्यू बन गया है तो वो किसी तरह एक्सपल हो जाए। लेकिन मीसोप्रोस्टोल उस सूरत में हम यूजफुल है जब कोई प्रेगनेंसी एबनॉर्मल लोकेशन विदन जो है वो या सर्वेक्स में हो गई है, या वो फेलोपियन ट्यूब में हो गई है, तब इसकी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर वो पेरिटोनियल कैविटी में हो गई है तो फिर हमारे लिए मीसोप्रोस्टोल इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मीसोप्रोस्टोल क्या करती है, ये मायोमीट्रम या जेनिटल ट्रैक में, बिल्कुल जेनिटल ट्रैक में, सर्विक्स में, किसी जगह पर किसी फेलोपियन ट्यूब, एस्थमस, एम्प्यूला, फेम्ब्राई के आसपास कहीं पर हुई है तो वहां पर तो ये हेल्पफुल है। लेकिन अगर ओवरी में, पेरिटोनियल कैविटी में या पेल्विक कैविटी में किसी जगह पर अदर देन द ट्रैक अगर ये बनी हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो फिर मीसोप्रोस्टोल आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। तो मीसोप्रोस्टोल एक्चुअली करवाती क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग मायोमीट्रियल कंट्रैक्शंस करवाती है ताकि एक्सपल्शन ऑफ टिश्यू हो जाए, और डायलिटेशन ऑफ एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स भी करवाती है ताकि वो इजीली जो है वो रिमूव हो जाए टिश्यू जो है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंट्राइंडिकेशंस भी हैं
कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्राइटेरिया पे तो वुमेन पूरी उतर रही है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्राइंडिकेशंस है, ठीक है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, उसको कोई एक्टिवली इन्फेक्शन है, कोई इम्यूनो डेफिशिएंट है, या ब्रेस्ट फीडिंग वो करवा रही है, उसको पहले कोई बेबी है, तब इन सूरत हाल में भी आप लोग जो है वो मेडिकल ट्रीट नहीं करते। और सर्जिकली तो जाहिर सी बात है, लेप्रोस्कोपिक रिमूवल है या लेप्रोटमी करके आपने उसे रिमूव करना है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ा सा समझते। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि अगर इंट्रा यूटिराइन इंप्लांटेशन के अलावा किसी भी जगह पर प्रेगनेंसी इंप्लांटेशन होती है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब में होती है तो हम उसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी कहते हैं। किन किन जगहों पे हो सकती है? सर्विक्स पे भी हो सकती है, पैराटोनियल कैविटी पे भी हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब पे भी हो सकती है। फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स हैं, एस्थमस में हो सकती है, एम्प्यूला में हो सकती है, किसी भी जगह पर हो सकती है। वजह क्या है? फेलोपियन ट्यूब की कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रीवियस कोई जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में है, चल रही है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, क्लेमीडिया का या गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है, वुमेन जो है वो फीमेल जो है वो कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है, अल्कोहल का यूज करती है, या कोई उसने कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया। इसके सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स कैसे हमें पता चलेगा? क्रॉनिक पेन रहेगी, पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, इसमें जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ठीक है, एब्सेंट मिलेगी हमें। अगर हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं तो यूट्रस एब्सेंट, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेडोट्रोफिक हार्मोन की जो रेज है वो एबनॉर्मल होगी, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मली वो रेज कर रहा होगा, नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट का? मेडिकली ट्रीट हम सिर्फ तब करते हैं जब अनरप्चर्ड ट्यूबुलर प्रेगनेंसी हो, जब 2000 से कम HCG का लेवल हो, जब ये उसके कुछ जो है वो क्राइटेरियाज हैं जिसमें सोनोग्राफिकली जो है वो आपको नजर ना आ रही हो प्रेगनेंसी, या हीमोपेरिटोनियम एब्सेंट हो, उसके कोई एविडेंसेस ना हो, कोई ब्लीडिंग ना हुई हो। कौन कौन सी मेडिसिन है? दो मेन मेडिसिन है, मिथोट्रेजेट और मिसोप्रोस्टोल। मिथोट्रेजेट क्या करती है? डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग द फोलिक एसिड, और मिसोप्रोस्टोल क्या करती है? ये स्ट्रॉन्ग मायोमेट्रियल कंस्ट्रक्शंस करवाती है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, ताकि जो टिश्यू है वो एक्सपेल हो जाए बाहर। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो हमारे पास लेप्रोस्कोपी है, रिमूवल और लेप्रोटमी। एक यूक्यू देखते हैं जनाब, यूक्यू डिस्कस करते हैं। वो कहता है a 20-year-old PG come with emergency with secondary amenorrhea, 6 week and severe abdominal pain and a blood pressure देखो फॉल हुआ है, लो बीपी, severe abdominal pain, her pregnancy test is positive, अल्ट्रासोनोग्राफी, नो प्रेगनेंसी सीन इन द यूट्रस। देखो मेरे ख्याल से किसी भी अंधे को भी अगर ये लाइन उसको मिल गई है तो उसके बाद जवाब ही नहीं बनता कि वो प्रेगनेंसी लिख के आ जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखेगा। लेकिन इसके बाद देखें 2-3 आपको और इसमें पॉइंट मिल गया, स्वेयर एब्डोमिनल पेन का पॉइंट मिल गया, लो बीपी का पॉइंट मिल गया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है लेकिन यूट्रस में कुछ नजर नहीं आ रहा, और कोई राइट साइड के ऊपर एक मैस भी नजर आया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा जी, और देखें a 22-year-old woman married for 1 year presents with the amenorrhea for 6 weeks, lower abdominal pain, vaginal bleeding for 1 day, her urine for pregnancy test is positive, लेकिन ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे यूट्रस एम्प्टी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्लियर है? जी बिल्कुल, कल मेडिसिन का मैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ा के इंशाल्लाह रेनल आपकी कल खत्म करवा दूंगा। कल मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ के रेनल खत्म इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखो साथ साथ गायनी करते जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आपको स्केड्यूल दिया है इसमें जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाने हैं और जो आपके जो है ना वो असाइनमेंट में है, सिर्फ आपने यही टॉपिक अच्छे से करने हैं, बस ये टॉपिक अच्छे से कर लो। ये कोई 20-22 टॉपिक बनते हैं, इनको बस अच्छे से पढ़ना है, बस क्लियर, बहुत अच्छे से इनको आपने पढ़ना है और इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। आपने साथ में यूक्यूज और ये 22-23 जो टॉपिक है ये आपने 10 टीचर से अच्छे से पढ़े, ठीक है।
थैंक यू सो मच फी मान अल्लाह। बस दुआ करें प्लीज, अम्मी मेरी की तबीयत ठीक नहीं है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल आप ये टॉपिक अच्छे से कर लें, आप ये आपकी डिस्टिंक्शन भी आ जाएगी। टॉपिक ये अच्छे से कर लें, लेकिन ये जो 22 टॉपिक है इनकी इच्छी बिच्छी आपको आती हो, इनको अपने अच्छे से 10 टीचर से पढ़ें, मेरे नोट से पढ़ें, इनकी एक एक पॉइंट, एक एक आपको एमसीक्यू, एक एक चीज आती हो। ये 22 टॉपिक्स आपके वीक नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह आपको इसी में से पेपर देखने को मिलेगा 90%।